नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर के रिवीजन सेशन में आप सबका स्वागत है। आइए हम आते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर। सर रिवीजन क्लास का विज्ञान या साइंस का वीडियो नंबर 8 है। सर टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी, सर पार्ट 1। सर ये सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध होता है। ठीक, हाँ सर। इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ जो आपको लिस्ट दिख रहा है, इसके अलावा पूरे इंडिया स्तर का भी आप कोई तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस आता है, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल है, उपयोगी है। आइए हम आते हैं सीधे मुद्दे की ओर। सर मुद्दा आपको फिर बार बार वही पता है। टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पढ़ाए जाएंगे, आपको सबका आंसर 1 का A 2 का B करके देना है। 1 का A 2 का B ऐसा आंसर देते चलेंगे। आंसर आप वीडियो देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, पॉज करेंगे, अपना कमेंट में आंसर लिखेंगे, फिर आप प्ले करके आंसर मैच करेंगे, आपका आंसर सही है या गलत है। फिर लास्ट में बताएंगे 10 में से आपके कितने आंसर सही हैं, कितने गलत है। तो आप वो लिख कमेंट में भेजेंगे, उसके आधार पर हम देखेंगे कि हमारे किस स्तर के बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं, तो उनके लिए हम कुछ और प्लानिंग करेंगे जिससे उनका आधार मजबूत हो जाए। ठीक, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम फ्री में ही आपके लिए कुछ और प्लानिंग कर सकें। 10 में से अगर आपकी 7 आ रही है तो स्थिति सही है, 7 से कम आ रही है तो अधिक मेहनत कीजिए, अन्यथा आप सिर्फ एग्जाम देते रहेंगे, पोस्ट या पद से बहुत दूर रह जाएंगे। इसलिए अपने मेहनत को कंटिन्यूटी बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूकंपों या अर्थक्वेक्स की तीव्रता मापी जाती है। लास्ट वीडियो जो देख रहे होंगे कंटिन्यू, उनको ये चीज पहले से पता होगा सर, इसलिए मैं बोला था कंटिन्यूटी बनाए रखिए। सर इसका ऑप्शन है आपका रिक्टर पैमाना में, डेसिबल पैमाना में, पीएच पैमाना में या सेल्सियस पैमाना में। आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं तो टाइम नहीं लेंगे। आंसर सर इसका रिक्टर पैमाने में है ना। हाँ सर, चलिए। और किसमें सर, सिस्मोग्राफ निकलता है सर इससे। चलिए, दोनों भूकंप से जुड़ा हुआ है। देखिए आइए वो सब फिर से आपके लिए। सर सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? मैं बोला ना कंटिन्यू रहेंगे, सब आपके मुंह जुबान पे चढ़ जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन। हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूचाल या इनमें से कोई नहीं। भूचाल कुछ और नहीं बल्कि आपका भूमि में होने वाली हलचल है, अर्थात भूकंप है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दोस्तों आपका भूचाल, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, ये भी आपको लास्ट टाइम समझाया था मैं। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ये आपको रुमाल और चाबी वाला एग्जांपल याद होगा, घुमा के बताया था जो। हाँ सर, तो चलिए देखिए, आप बोलते हर चीज प्रैक्टिकल इसलिए समझाते हैं हम प्लेटफॉर्म पे हमारे, ताकि बच्चों को रटना ना पड़े। एक बार बच्चे समझ जाएं तो जीवन पर्यंत उनको याद रहे। इसलिए देखते हैं, चलिए इसका ऑप्शन हम कि अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण या अभिसरण। याद कीजिए वो चाबी वाला एग्जांपल सर। आंसर सर इसका आपका अपकेंद्रण, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर को अपकेंद्रण और केंद्र की ओर को अभिकेंद्रण बोलते हैं। हाँ सर, वॉशिंग मशीन में आप देखेंगे, जब आप वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने के बाद जब देखते हैं तो पूरे कपड़े दीवार की ओर चिपक गए रहते हैं, उसके चारों ओर के जो दीवार उसमें चिपक जाते हैं, अर्थात बाहर की ओर उसमें ताकत लगता है, इसलिए वो अपकेंद्रण कहलाएगा। हाँ सर, तो इसलिए वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। पदार्थ के संवेग या मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। आंसर दोस्तों इसका संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि मिलेगी आपको? सर मिलेगा आपको द्रव्यमान। ठीक, हाँ सर। सर कैसे सर, आइए बताता हूं आपको। दोस्तों फॉर्मूला है P = mv, ये गुणे में है। हाँ सर, P मन होता है आपका दोस्तों संवेग, हाँ सर, बराबर m होता है दोस्तों आपका द्रव्यमान, हाँ सर, और v होता है दोस्तों आपका, v मन होता है सर दोस्तों आपका वेग। हाँ सर, तो वेग, द्रव्यमान और आपका संवेग। और क्या बोला है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात। तो संवेग और वेग के अनुपात कीजिए, अर्थात p की तरफ आप इस v को भेज दीजिए, तो p की तरफ आप v को भेजिए तो राइट हैंड साइड में क्या बच गया? केवल m बच गया ना। हाँ सर, तो संवेग और वेग के अनुपात, तो संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो आपको केवल द्रव्यमान m4 क्या था? द्रव्यमान था, तो ये प्राप्त होती है। तो क्या रटना पड़ता है? नहीं सर, बहुत स्पष्ट हो गया। चलिए, मैं बोला ना, आप जब पढ़ेंगे दोस्तों इस तरीके से तो आपको कुछ भी चीज रटना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा आपको फॉर्मूला भी पता चल गया और कैसे आया वो भी पता चल गया। चलिए, हालांकि सब हमारे थ्योरी क्लास में पढ़ाया जाता है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बल गुणनफल है सर, बल गुणनफल है आपके द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो बल गुणनफल, बल किसका गुणनफल है दोस्तों आपके? फिर से बताता हूं, फिर आप बताइएगा आंसर। चलिए पहले बता देता हूं मैं। सर बल होता है, सर बल को F से दर्शाते हैं सर हम आपका। सर बल को हम F से दर्शाते हैं, बराबर m × a, जहां F आपका है बल, m आपका सर द्रव्यमान, और गुणे में दोस्तों आपका है A4 आपका है बेटा त्वरण। हाँ सर,
तो क्या लिखा है दोस्तों, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल, बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, अर्थात ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए ना। हाँ सर, उसका आंसर सर वही होना चाहिए। तो ये आंसर देखते हैं सर आपका, द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक, चलिए दोस्तों, ठीक। और सर आपका ये तो हो गया सर, फॉर्मूला से आप बता दिए, ठीक है। मगर सर बल से द्रव्यमान और त्वरण कैसे पैदा होता है, ठीक है, मैं ये बताता हूँ। मान लीजिए कुछ और लेता हूँ, ये महंगी चीज है, ये टूट जाएगी तो दिक्कत है। मान लीजिए मेरी चाबी है सर, ये आपके 2 किलोमीटर की स्पीड से गमन कर रहा है, ठीक। हाँ सर, अभी मेरा बल आया, तो बल क्या था सर, द्रव्यमान। इस चाबी का कोई द्रव्यमान होगा, इसमें कोई वजन होगा। हाँ सर, मान लीजिए ये आपके 20 ग्राम 50 ग्राम का, 50 ग्राम का, ठीक। हाँ सर, और ये ऐसा करके गमन कर रहा है, ठीक है सर। अब इसका गमन में क्या होता है सर, इसका वेग है सर, एक निश्चित वेग से गमन कर रहा है। और त्वरण क्या होता है सर, वेग में परिवर्तन की दर। तो मान लीजिए 0.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गमन कर रहा है, या 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गमन कर रहा है। मान लीजिए इसकी 2 किलोमीटर की स्पीड से गमन कर रहा है, ठीक है, 2 किलोमीटर की स्पीड से गमन कर रहा है, मतलब 2 किलोमीटर हर 1 घंटे में तय करता है। योगी इसका वेग सर इस दिशा में जा रहा है, एक निश्चित दिशा में जा रहा है, तो 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गति कर रहा है, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है सर, आपके वेग में परिवर्तन लाना है, ठीक है। तो त्वरण क्या है, मान 2 किलोमीटर से जा रहा है और मैं ऐसे मार दिया इसको, ऐसे मार दिया, तेजी से भागे गए। हाँ सर, इसको धक्का दे दिया और तेजी से भागेगा। हाँ सर, तो क्या किया मैंने सर, मैंने एक बल लगाया जिससे इसका वेग जो 5 किलोमीटर था वो बढ़ करके 7 किलोमीटर हो गया, और इसके द्रव्यमान पे लगाया ना। हाँ सर, इसीलिए आपका F बराबर ma आप देखे थे, इसलिए आप F बराबर ma देखे थे, क्योंकि आपने जो बल लगाया इसके द्रव्यमान पे लगाया। हाँ सर, और उसके त्वरण में परिवर्तन आ गया, उसके वेग में परिवर्तन आ गया था, तो उसका त्वरण वहां जनरेट हो गया। नहीं तो निश्चित वेग से गमन कर रहा था, मैं जैसे अपने बल लगाया तो उसके द्रव्यमान पे अपने बल लगाया तो उसमें उसका वेग त्वरण में बदल गया। हाँ सर, तब समझिए फॉर्मूला कैसे बना, सब चीज प्रैक्टिकल है, बताया ना एक एक चीज। हाँ सर, चलिए आइए आगे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, ऊर्जा संरक्षण का ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे हम लोग। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। तो आपका जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है इन चारों में से, तो इसका आंसर दोस्तों आपका डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही नष्ट हो सकता है। अर्थात दुनिया में जो भी ऊर्जा है वो कभी नष्ट नहीं होती, न ही उसका निर्माण होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। कैसे आपको बताऊं, आइए बताता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा। नष्ट नहीं होगा, देखिएगा, आइए थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको बता भी दूं। बोला सीखने तो हमारे क्लास में आप जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं बच्चों से पूछिएगा जो लिए हुए हैं कि कैसे हमको सीखने मिलता है। आइए मान लीजिए ये आपका कोई डैम बना हुआ है, डैम, ठीक। हाँ सर, डैम बना हुआ है, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, या पूरा डैम है सर। हाँ डैम है सर, डैम, यहाँ पे इसका सर गेट है, डैम का गेट यहाँ पे है सर, ठीक। हाँ गेट अभी बंद है, ठीक, और इसके अंदर पूरा पानी सब भरा हुआ है, डैम के अंदर पूरा सब पानी भरा हुआ, वाला। अब जैसे सर मैंने डैम का गेट ओपन कर दिया है ना, तो पानी पूरा ऐसा करके आएगा। हाँ सर, तो इसमें कोई गति रहेगा। हाँ कि 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से नीचे आ रहा है। हाँ सर, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी सर, गतिज ऊर्जा होगी। हाँ सर, ऊर्जा होगी सर। और यहाँ मैंने मान लीजिए टरबाइन लगा दिया। हाँ सर, टरबाइन लगा दिया मैंने, मान लीजिए घुमाने के लिए इसको। हाँ सर, ये टरबाइन घुमा, इसे शाफ्ट जोड़ दिया, उससे जनरेटर घुमा, जनरेटर घूमने से आपको मान लीजिए बिजली पैदा हो गया, यहाँ पर एक बल्ब जल गया। हाँ सर, तो इसके गतिज ऊर्जा को मैंने किसमें बदल दिया सर, गतिज ऊर्जा को आपने बदल दिया विद्युत ऊर्जा में। हाँ सर, तो गतिज ऊर्जा बदल गई विद्युत ऊर्जा में। क्या उसकी गतिज ऊर्जा समाप्त हो गई? नहीं सर, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गई, ना तो वो निर्माण हुई ना तो समाप्त हुई। सर निर्माण कैसे नहीं हुई, मतलब इसका कुछ आपने एक्स्ट्रा डाला क्या जिससे गतिज ऊर्जा? नहीं सर, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी, अब देखिए यहाँ पे स्थिर था, पानी ऐसे स्थिर था, तो यहाँ थी आपकी स्थितिज ऊर्जा। हाँ सर, यहाँ थी स्थितिज ऊर्जा, इसकी स्थिति ऊंचाई पे थी तो नीचे गिरती हो। हाँ सर, तो इसकी स्थिति के कारण इसमें एनर्जी स्टोर हो गया था। हाँ सर, जैसे अपने गेट खोला, इसकी स्थितिज ऊर्जा बदल गई गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा बदल गई विद्युत ऊर्जा में। हाँ सर, केवल एनर्जी का सृजन हो सकता, ना तो सृजन हो सकता है और न ही नष्ट हो सकता है, उसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। वो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा बन सकती है, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन सकती है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, मगर उसका ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। ठीक, हाँ सर,
ठीक, चलिए क्लियर हो गया। आइए, बोला हर चीज समझ लेंगे, कोई चीज रटना नहीं पड़ता। यही है आपका एनर्जी का लॉ कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी, ऊर्जा का ना तो निर्माण हो सकता है और नहीं विनाश हो सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत और स्थितिज और गतिज। एकदम इजी है दोस्तों आपके, केवल गतिज ऊर्जा होती है हवाओं में, क्योंकि हवाएं हमेशा बहती रहती है। कभी हवाएं ऐसी हैं कि जो एक जगह रुके नहीं सर, हवाएं बहती रहती हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा ही है, कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 1 ईयर प्लान है दोस्तों, जिनको भी पूरा कंप्लीट वीडियो क्लास मिलेगा, पूरा कंप्लीट उसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा, उसका पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा, इस प्राइस में मिलेगा आपको, अलग अलग कैटेगरी में दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे देख लेंगे डिटेल। मगर आप, मैं बोलूंगा शुरू के हमारे स्टूडेंट हैं तो 50 फर्स्ट 50 में अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराइए, और पूरा वीडियो क्लास, पूरा पीडीएफ टेस्ट, पूरा टेस्ट जिसमें हम जैसे आपको समझाते हैं उस तरीके से एक चीज समझाया गया है, वो आपको मिलेगा केवल 2199 रुपए में। तो ऑफर का अधिक लाभ उठाइए, अन्यथा आपको इतना रुपए मिलेगा, दिख रहा है कुछ, कहाँ 4000, कहाँ 2199, अर्थात 200 रुपए से भी कम के खर्चे में 12 महीने के लिए, अर्थात पूरे साल भर के लिए आपको कोर्स मिल रहा है। तो 200 रुपए भी आपके 1 महीने का खर्च नहीं आता इसमें। चलिए ठीक, तो आपके ऊपर है भैया, आप यहाँ जहाँ देखिए, ये कोर्स बताना मेरी फर्ज इसलिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि जो जरूरतमंद उनको पता रहे कि हमारे पास भी ऐसा कोर्स है। बाकी आप जहां से पढ़ रहे हैं दोस्तों पढ़िए, मगर वैसे इस तरह का ही पढ़िए ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। इंस्टॉलमेंट की बात क्या है कि 999 रुपए में आप रजिस्ट्रेशन करा के अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर सकते हैं, फिर जैसे जैसे पैसा होगा आप देते रहेंगे। चलिए, जानकारी डिटेल में दिए गए हैं। पुराने स्टूडेंट को केवल 999 रुपए में, शुरू के 50 स्टूडेंट को पूरा जो पीछे का कोर्स था केवल 999 रुपए मिल रहा है, तो वो भी इसका लाभ उठाए। आइए, इसमें कुछ जानकारी चाहिए होगी तो व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर। मैं आता हूँ भैया सीधा अपने क्वेश्चन पर। वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? देखिए बताए विद्युत ऊर्जा आपका, देखिए वायु सर गतिज ऊर्जा होती है, सर गतिज ऊर्जा पंखे घुमाती है, पंखा टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन आपके घूम करके जनरेटर के शाफ्ट को घुमाती है, जिससे बिजली पैदा हो जाता है। तो हवा, आपके जो हवा की जो गतिज ऊर्जा है, वायु की गतिज ऊर्जा आपकी किसमें बदल गई? विद्युत ऊर्जा में। तो हाँ सर, फिर आपका एनर्जी का चेंजेस हुआ। तो वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? सर उसका गतिज ऊर्जा परिवर्तित होता है। ठीक है सर। आइए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री को सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? वो दीजिए। इसका कारण स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण या द्रव्यमान का संरक्षण। बहुत इजी है दोस्तों, इसका आंसर आपका दोस्तों स्थिरता का जड़त्व है ना। हाँ सर, आज गाड़ी खड़ी थी, मैं सर गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मेरा शरीर और गाड़ी दोनों रेस्ट में रहना चाहता था। अब सर जैसे ही गाड़ी चालू हुई ना, ऐसे करके, तो गाड़ी चालू आगे चालू हुई, तो मेरा शरीर क्या किया पता है? मेरे ऊपर का शरीर स्थिर रहना चाहा, ठीक, मतलब यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे ही रहना चाहा, और मेरे नीचे का पैर, जो पैर के भाई संपर्क में गाड़ी से चिपका हुआ है, हाँ सर, तो मेरे गाड़ी से तो आगे बढ़ गया, तो आगे बढ़ गया, इसलिए पैर आगे चढ़ जाता है, और ये शरीर पीछे रहना चाहता है, तो ये पीछे चल जाता है और पैर आगे चल जाता है, इसलिए आदमी पीछे की ओर गिरता है जब गाड़ी बंद है और स्टार्ट होती है तब। हाँ सर, और जब गाड़ी चलने लग गई तब क्या होता है कि सर मेरे पैर जो है गाड़ी के साथ गति में। हाँ सर, ठीक। अब गति के साथ देखिए मेरा शरीर क्या हो गया, अब मेरे गतिज अवस्था में है, अब मेरा शरीर चल रहा है, गाड़ी के साथ साथ मेरा शरीर भी चल रहा है। अचानक से ब्रेक लगाया तो क्या हुआ? गाड़ी के साथ मेरे पैर संपर्क में है, तो गाड़ी के साथ वो तो रुक गया वहीं पे, मगर शरीर ऊपर वाला गतिज ऊर्जा में था, तो आगे की ओर झुक जाता है। इसलिए गाड़ी अगर कोई चल रही है और ब्रेक लगे तो आगे की ओर झुकता है आदमी, क्योंकि पीछे का पैर तो जहाँ गाड़ी रुक रहा है वहीं रुक गया, मगर ऊपर का शरीर गति में था, इसलिए वो आगे जाना चाह रहा है। इसलिए कहते हैं इसका वो गतिज का जड़त्व हो गया, जो गाड़ी चलने के बाद स्टॉप किया, और जो शुरुआत में बंद गाड़ी से चालू किया आपका स्थिरता का जड़त्व। तो आपको स्थिरता का जड़त्व पता चल गया और गति का जड़त्व पता चल गया। चलिए, अरे यार ये सब समझाना नहीं चाहिए, आपको क्लास लंबा हो जाएगा, मगर पता नहीं क्यों कर रहा हूँ सर। कथन ये जो है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ, कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। वो कथन है, कारण है, आप आंसर देंगे दोस्तों। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसका आंसर दोस्तों आपका बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अर्थात एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता, वो उतना ही रहता है। ठीक है, दोनों बात सही है और सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है सब आप बाद में समझाएंगे, क्लास लंबा हो जाएगा। तो यहाँ आपका सेशन होता है समाप्त दोस्तों। आप सब चीज का कमेंट में आंसर कीजिए, तब हम चेक करेंगे। ठीक, चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।